बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है डिस्कोर्स एंड कल्चर। पास्ट पेपर में डिस्कोर्स और प्रैग्मेटिक्स को लेके ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस की। डिस्कोर्स एनालिसिस जो है ये लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है, जिसमें कि हम लोग फोकस करते हैं कि हम लोग एनालिसिस करते हैं जो लिखी गई लैंग्वेज है और जो बोली गई लैंग्वेज है, दोनों को हम लोग एनालिसिस करते हैं। यानी कि जो हम लोग बोल रहे हैं हमारी स्पीच और जो लिखा हुआ है उसको भी, यानी दोनों का इसमें एनालिसिस होता है, किस तरह से कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से और साथ ही साथ कि किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है, मैसेज किस तरह से कन्वे हो रहा है और कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर क्या है। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखते हैं कि इसमें सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को भी देखते हैं। हम लोग इसमें ये देखते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज जो है वो यूज़ हो रही है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल सेंटेंस है वो उसको बियॉन्ड एग्जामिन करते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज यूज़ हो रही है, मतलब उसका कन्वर्सेशन में फंक्शन क्या है। तो कन्वर्सेशन में या फिर टेक्स्ट में और डिस्कोर्सेज में, यानी कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसका फंक्शन क्या है, हम लोग ये देखते हैं। उसके बाद अगर प्रैग्मेटिक्स की बात करें तो प्रैग्मेटिक्स जो है वो एक सब फील्ड है लिंग्विस्टिक्स की, जो कि स्टडी करती है हाउ द कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। यानी कि दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं तो उनका मतलब क्या है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और उसका जो लिटरल मतलब है वो क्या है और जो बियॉन्ड मतलब है वो क्या है। लाइक ये सारी चीज़ें जो है वो प्रैग्मेटिक्स में आती हैं। और साथ में हम लोग इसमें जो है वो पोलाइटनेस को देखते हैं, एप्लीकेचर को देखते हैं, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को भी देखते हैं। जबकि जबकि अगर हम इन दोनों को मिलाकर बात करें कि प्रैग्मेटिक्स और डिस्कोर्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो ये जो है जो प्रैग्मेटिक्स है वो सब फील्ड है लिंग्विस्टिक्स की, जबकि जो डिस्कोर्स है वो फील्ड है लिंग्विस्टिक्स की। तो अगर हम लोग इसको एग्जामिन करें तो हम लोग प्रैग्मेटिक्स में क्या इस चीज़ पर स्टडी करते हैं कि हम लोग फोकस करते हैं मीनिंग पे, यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से क्या मीनिंग निकल रहा है। जबकि डिस्कोर्स जो कि डिस्कोर्स एनालिसिस है वो एक्सटेंड दिस बाय एग्जामिन हाउ लैंग्वेज ऑपरेट्स विद अ लार्जर कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि उससे ज़्यादा ब्रॉडर है। ठीक है, उसमें जो है वो कन्वर्सेशन आ जाती है, इंटरव्यूज आ जाती हैं, रिटन टेक्स्ट आ जाती है, मतलब एंड मोर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं डिस्कोर्स में। मतलब डिस्कोर्स जो है वो एक ब्रॉड कैटेगरी है। जबकि जो प्रैग्मेटिक्स है उसमें हम लोग प्रिंसिपल्स को देखते हैं जो कि यूज़ होते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस में, जो कि हम लोग को मदद करते हैं ये बताने में, ये अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह से लैंग्वेज यूज़ हो रही है किसी भी मैसेज को कन्वे करने में। और सोशल इंटरेक्शन के बारे में भी हम लोग को पता चलता है, जबकि जो डिस्कोर्स एनालिसिस है वो इससे ज़्यादा ब्रॉड है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोहेरेंस। डिस्कोर्स में अगर कोहेरेंस की बात की जाए तो ये रेफ़र करता है क्वालिटी ऑफ अ टेक्स्ट या कन्वर्सेशन, यानी कि एक क्वालिटी जिसकी कोई ना कोई लॉजिक हो, ठीक है? और वो वेल स्ट्रक्चर्ड हो, समझने में वो बहुत ज़्यादा आसान हो और साथ ही साथ वो एक सेंस क्रिएट करे। उसमें यूनिटी होनी चाहिए और साथ में क्लैरिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन के ज़रिए। यूनिटी किस तरह से होनी चाहिए कि आप एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप पहले किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आप अंदर ही किसी दूसरे टॉपिक को घुसा लें और उसके बाद वो इनकोहेरेंट हो जाएगा, वो कोहेरेंट नहीं रहेगा। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है एकेडमिक एसे कोहेरेंस, यानी कि अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग कोहेरेंस को किस तरह से ऐड करेंगे, यानी कि किस तरह से कोहेरेंट ऐसे लिखेंगे। इनकोहेरेंट वो किस तरह से होगा अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है? और आप जो है वो अचानक से ही ग्लोबल वार्मिंग पे आप बात करना शुरू कर देते हैं और आप हिस्ट्री को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। कोई भी आप क्लियर ट्रांज़िशन यूज़ नहीं करते, ठीक है? और आप डायरेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पे बात करना शुरू कर देते हैं, तो ये इनकोहेरेंट हो जाएगा। जबकि अगर आपने इसको कोहेरेंट बनाना है तो वो किस तरह से होगा कि आप सबसे पहले जो भी ऐसे में लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप ना सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज़ को जो है वो एड्रेस करेंगे, ठीक है? उसके बाद स्मूथली आप ट्रांजिशंस को यूज़ करेंगे, यानी कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स की तरफ जाएँगे और साथ में टेक्नोलॉजीज़ को जो है उनको देखेंगे और उसके बाद आप इलस्ट्रेट करेंगे इन सारी रेलेवेंस को कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह बन रही हैं। उसके बाद एक और इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं इंटरव्यू कोहेरेंस का, यानी कि ये इनकोहेरेंट किस तरह से होगा कि अगर आपसे इंटरव्यूअर जो है वो आपसे पूछता है टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है? और जो इंटरव्यूअर है वो क्या करेगा कि वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा, वो अनरिलेटेड उसकी पर्सनल जो हॉबीज़ हैं वो उनके बारे में बताना शुरू कर देगा। तो ये इनकोहेरेंट हो जाएगा। जबकि इसको अगर कोहेरेंट बनाना है तो वो किस तरह से, अगर सिर्फ़ उसने ये पूछा कि टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, तो इंटरव्यूअर को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहिए कि वो सिर्फ़ एक क्रॉनिकली ना वो अपने प्रीवियस जॉब्स का, उनके रोल्स का, उन सबको हाइलाइट करे कि मैं ये चीज़ें करता रहा हूँ, मेरी पुरानी जॉब ये रही है, उसके बाद ये मैंने की, इसके बाद मैंने ये की। मतलब वो क्रॉनिकली उसको लेके चले, लाइन बाय लाइन उसको लेके चले और रेलेवेंट स्किल्स और अचीवमेंट्स को बताए।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड नॉलेज पे। बैकग्राउंड नॉलेज क्या है कि एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें पहले से थोड़ा बहुत इल्म हो और आगे से अगर उसके बारे में बात की जा रही है, तो हम उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है? यानी कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका कि हमें ऑलरेडी हम उसका एक्सपीरियंस कर चुके हों और अगर वक़्त गुज़रने के साथ अगर दोबारा उस पे बात हो तो हम उसको समझ सकें कि हाँ, ये क्या बात थी। ठीक है? अंडरस्टैंड करनी उसको बोलते हैं प्रायर नॉलेज भी बोलते हैं, इसको बैकग्राउंड नॉलेज भी बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल के ज़रिए हम लोग समझें कि अगर किसी के पास फिज़िक्स का कोई बेसिक नॉलेज है, ठीक है? तो अगर वो कन्वर्सेशन में कोई बात कर रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? तो क्या होगा कि जब दूसरे बात कर रहे होंगे तो उसको वो समझने में आसानी होगी क्योंकि वो फिज़िक्स के बेसिक रूल्स को जानता है, ठीक है? उसको बेसिक नॉलेज है फिज़िक्स का, उसको बैकग्राउंड नॉलेज उसका थोड़ा बहुत है फिज़िक्स का, तो वो उनको ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि स्कीमा है, ठीक है? स्कीमा क्या है? स्कीमा जो है ना ये एक मेंटल फ्रेमवर्क है या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है जो कि हमें इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि वो ऑर्गेनाइज़ करे या कोई भी सेंस जो है, कोई भी सेंस बनाए किस तरह से जो भी उसको इन्फॉर्मेशन पी प्रोवाइड की जा रही है उसको लेके। ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल क्या है कि इफ समवन हैज़ अ स्कीमा फॉर अ रेस्टोरेंट, अगर आपके ज़हन में ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आप जो है वो पहले कभी रेस्टोरेंट गए हैं, ठीक है? और आपके ज़हन में एक रेस्टोरेंट का स्कीमा बना हुआ है। क्या स्कीमा बना होगा कि आप को ये होगा कि वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे मेन्यूज़ होती हैं, सीटिंग्स होती हैं, ऑर्डर करना होता है, उसके बाद आपको पे करना होता है, ठीक है? तो ये सारी जो है ना ये सारी अप्लाई होंगी कि जब आप कोई भी विज़िट करने जाएँगे किसी न्यू रेस्टोरेंट में, ठीक है? मतलब ये कि आप पहले किसी न किसी रेस्टोरेंट में जा चुके हैं, ठीक है? और आपने अगर आप किसी और रेस्टोरेंट में जाना है, तो ऑफ़ कोर्स अगर आप पहले किसी न किसी रेस्टोरेंट में जा चुके हैं, तो आपको पता होगा कि रेस्टोरेंट की सेटिंग किस तरह की होती हैं, ऑर्डर कैसे करना होता है, बिल कैसे पे करना होता है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं स्कीमा में। अगर मैकडॉनल्ड्स आप लोग जाएँ, तो वहाँ पर आप लोगों को खुद जाके ऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है? आपको पहले अपनी जो है वो सारा कुछ आपको पहले बताना पड़ता है और उसके बाद आप आके बैठ जाते हैं, ठीक है? और आपका ऑर्डर आता है। लेकिन अगर दूसरे रेस्टोरेंट्स की बात करें, तो उसमें समटाइम्स जो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें क्या है कि आप जाके बैठ जाते हैं, आप वेटर को बुलाते हैं, आप ऑर्डर करते हैं, आपके पास खाना आता है, उसके बाद आप बिल पे करते हैं, तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है? तो ये चीज़ें थी स्कीमा के बारे में। क्या आपको किसी न किसी चीज़ का ऑलरेडी आपके ज़हन में एक स्कीमा बना हुआ है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेम की। फ्रेम जो है ये सबसेट है स्कीमा का, ठीक है? इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं, रूल्स होते हैं और एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट को लेके, ठीक है? अब हमारे सामने एक स्कीमा है रेस्टोरेंट का, ठीक है? और जो फ्रेम है वो किस तरह से होगा कि देयर मे बी डाइनिंग आउट विद फ्रेंड्स, ठीक है? इसका जो हम लोग फ्रेम सेट करेंगे वो किस तरह से होगा कि एलिमेंट्स जो है ना वो किस तरह से होंगे, चूजिंग अ प्लेस, उसके बाद सोशलाइजिंग और शेयरिंग फूड, ठीक है? ये आ गया फ्रेम में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट क्या है कि ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है? और इसमें कल्चर भी इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि इसमें एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है और एक्शंस होता है जो कि आपको करना होता है किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में या सिचुएशन। यानी कि एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि स्क्रिप्ट है गोइंग टू अ मूवी थिएटर, ठीक है? उसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आप लोग जो है वो टिकट खरीदेंगे, उसके बाद स्नैक्स खरीदेंगे एंड देन आप अपनी सीट को ढूँढेंगे, बैठ के वो मूवी देखेंगे और उसके बाद फ़िल्म को आफ्टरवर्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आ गई स्क्रिप्ट में। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और एक एग्ज़ाम्पल को समझते हैं, एक ही सिनेरियो को समझते हैं। हमारे पास जो है वो सिनेरियो क्या है कि इमेजिन करें कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जो कि प्लान कर रहा है बाहर जाके रेस्टोरेंट में डिनर करने का, ठीक है? इसमें बैकग्राउंड नॉलेज क्या आएगा कि जो हर एक दोस्त जो है वो अपने-अपने हिसाब से अपना-अपना बैकग्राउंड नॉलेज लेके आएगा। अगर वो पहले भी कभी बाहर जाते रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको पता होगा कि हमने क्या-क्या जाके करना है और हर इंसान का अपना बैकग्राउंड नॉलेज सेपरेट होगा। उसके बाद स्कीमा क्या होगा रेस्टोरेंट का, ठीक है? जो कि हम लोग को हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि क्या चीज़ जो है वो क्या वहाँ पे मेन्यू कैसा होगा, जो वहाँ पर स्टाफ है वो कैसा होगा और साथ ही साथ ऑर्डर कैसे करना है, पे कैसे करना है, ठीक है? ये सारी स्कीमा में आ जाएगी। उसके बाद है फ्रेम। फ्रेम किस तरह से होगा कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है? स्कीमा हो गया ना रेस्टोरेंट में। उसके बाद उसको क्या होगा कि एक्टिवेट टू द डाइनिंग आउट विद फ्रेंड्स। फ्रेम, ठीक है? कि जो कि इनको गाइड करेगा कि इनके एक्सपेक्टेशंस किस तरह से होनी है, सोशलाइजिंग, शेयरिंग फूड एंड एन्जॉयिंग ईच अदर्स कंपनी, ठीक है? ये फ्रेम हो गया। उसके बाद स्क्रिप्ट जो है वो क्या है? सबसे पहले स्क्रिप्ट वो किस तरह से फ़ॉलो करेंगे कि गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, ये इनका स्क्रिप्ट है, ठीक है? कि एक रेस्टोरेंट में जाना है। सबसे पहले वो क्या करेंगे कि एक रिज़र्वेशन
पहले सबसे पहले अगर ज़रूरी है तो, क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट्स में रिज़र्वेशन जो है वो ज़रूरी होती है। अगर ज़रूरी है तो सबसे पहले वो करवाएँगे, उसके बाद वो पहुँचेंगे रेस्टोरेंट, फिर वो ऑर्डर करेंगे जो-जो भी उनको चाहिए होगा, उसके बाद बिल का आपस में करेंगे कि क्या-क्या किसने-किसने देना है, जो भी करेंगे एंड देन बिल पे करेंगे और उसके बाद स्क्रिप्ट जो है वो ख़त्म, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास कल्चरल स्कीमेटा, यानी कि ये भी स्कीमा की ही है कि हर एक सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है। हर एक कंट्री का अपना एक कल्चर होता है, ठीक है? तो वो हम लोग को ये असम्पशन्स, एक कल्चरल नॉलेज होता है, एक असम्पशन्स होती हैं जो कि लोगों की जो कि कम्युनिकेशन पर उनकी लैंग्वेज असरअंदाज भी होती है, ठीक है? और यही स्कीमा जो है ये हम लोगों को हेल्प करता है कि किस अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग और किस तरह से हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। कि ठीक है, यानी कि किस तरह से वर्ड्स, फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस को यूज़ करना है और उनका मीनिंग किस तरह से हम लोग इंटरप्रेट करना है, इन सब चीज़ों में हमें मदद करता है। जैसे कि एग्जांपल है, अगर ग्रीडिंग की बात करें कि कुछ कल्चर्स में क्या होता है कि कॉमन ग्रीडिंग होती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हैंडशेक करते हैं, ठीक है? या कि अगर दूसरों की बात करें तो कुछ में जो है वो झुक के मिलते हैं और या फिर वो हग करते हैं, ठीक है? तो ये सारी ये क्या है, ये कल्चरल ग्रीडिंग में आ जाता है, ठीक है? और जो कि एसेंशियल भी होता है, एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है? क्योंकि कल्चर का हिस्सा होते हैं ना कि इस तरह की ग्रीडिंग करनी है हम लोगों ने। हमारे यहाँ क्या है कि अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? मर्द हैं तो वो भी आपस में हाथ मिलाएँगे, मुसाफ़ा करेंगे, फिर उसके बाद गले मिलेंगे। औरतों का भी यही है कि वो ही जाके वो हाथ मिलाएँगी या फिर गले मिलेंगी और साथ में अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी ग्रीटिंग है। उसके बाद है हमारे पास क्रॉस कल्चरल प्रैग्मैटिक्स। ये है हम लोगों को, ये स्टडी है कि किस तरह से लैंग्वेज यूज़ होती है कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है? क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स में बात करने का स्टाइल डिफरेंट होता है, ठीक है? अब ये किस तरह से करता है, सबसे पहले फ़ोकस करता है कॉन्टेक्स्ट पे, सोशल नॉर्म्स पे, कल्चरल फैक्टर्स किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे लैंग्वेज पे। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इसको समझते हैं कि देखें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। जो दूसरे कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स में लोग क्या करते हैं कि लोग अपनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है? अपनी इंटेंशन को क्लियरली बता देते हैं। यानी कि अगर कुछ एशियन कंट्रीज़ की बात करें जिसमें कि जापान वगैरह को ऐड किया जाए अगर, उसमें क्या होता है, उसमें लोग इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने इन्विटेशन को इनकार करना है, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, वो जो डायरेक्ट जवाब देंगे कि नो, ठीक है? लेकिन ये जो जापान और दूसरे एशियन कंट्री के जो लोग हैं, वो क्या करेंगे कि वो बोलेंगे आई विल चेक माय शेड्यूल, ठीक है? सीधा इनकार करने की बजाय वो लोग इनडायरेक्ट स्पीच को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? तो ये था आज का लेक्चर जिसमें कि डिस्कोर्स और कल्चर के बारे में डिस्कस किया गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।